हेलो बच्चों, बेटा हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, है ना। तो आज हम करेंगे मतलब 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें यानी 6th क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। भाई कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या होगा, यानी फोर्स कितना बढ़ जाएगा घट जाएगा अगर द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए डबल। तो आंसर है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी डबल। लेकिन कैसे मतलब F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर करते हो ना, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दो। देखो अगर मैं ये अर्थ का मास लेती हूं तो अर्थ का मास तो तुम बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो किसका मास बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दो। या अगर ये वाला फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो तुम इसको ऐसे लिखो ना, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट का आप मास बढ़ा दो। मान लो कि m1 को मैंने कितना कर दिया, 2m1 कर दिया। जब इसकी जगह पे तुम 2m1 रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, g इंटू 2m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो गया, डबल, जो पहले था उसके मुकाबले कितना हो गया, डबल हो गया। क्लियर। तो फोर्स कितना हो गया, डबल हो गया। क्योंकि वैसे भी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होता है ना। तो ये अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, उस हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला पार्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर डिस्टेंस को डबल या ट्रिपल कर दिया जाए तब क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो निकाल के देखना पड़ेगा। चलो निकालते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई डिस्टेंस आर है ना, और आर की जगह पे जो नया वाला डिस्टेंस है उसको कितना रख के देख लो, 2r रख के देख लो। ठीक है। तो जब हमारा पुराना वाला डिस्टेंस था तो फॉर्मूला ये था जी m1 m अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 2r है तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r की जगह पे कितना हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, इसका स्क्वायर। तो ये वाला जो नया वाला फोर्स है ये बन गया जी mm अपॉन 4r स्क्वायर। बना दो इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। और अब क्या करो, नए वाले फोर्स से पुराना वाला फोर्स क्या करवा दो, डिवाइड। तो नया वाला फोर्स कितना आ रहा है, जी mm अपॉन 4r स्क्वायर। और इस F की वैल्यू नीचे रखोगे मल्टीप्लाई करके तो कितना होगा, जी mm अपॉन आर स्क्वायर। उस आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊं, है ना, जी mm कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये कितना आया 1/4, है ना। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके तो जाओ, तो नया वाला फोर्स जो है ये फोर्स इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया F अपॉन 4, यानी जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स के मुकाबले 1/4 से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। ओरिजिनल फोर्स से कितना क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वैसे भी लॉजिक वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ फोर्स का जो रिलेशन है वो स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। किसमें, स्क्वायर में। डबल किया था तो इसलिए क्या हो गया, 4 से क्या हो गया, 1/4 से क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर हो गई बात। ठीक है। और इसी तरीके से तुम ट्रिपल वाला भी कर सकते हो, ये खुद से करना। आर की जगह पे कितना आर कर लेना, अब आर की जगह पे कितना आर कर लेना, 3r कर लेना। जब तुम 3r करोगे ना तो यहाँ पे 3r का स्क्वायर होगा, और 3r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, है ना। यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/9। तो फोर्स जो होगा, नया वाला फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, F/9। अगर तुम 2r की जगह पे कितना आर कर दोगे, 3r, ट्रिपल कर दोगे तो। ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल। भैया मास अगर दोनों का ही डबल हो जाए, यानी m1 भी 2m हो जाए और m2 भी मेरे पास क्या हो जाए, दोगुना बढ़ जाए, है ना। तो अगर ऐसा हो, मैंने यहाँ यहीं पे बता देती हूँ तुम लोगों को, सी पार्ट ज्यादा जगह घेरने की जरूरत नहीं है ना। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इन्होंने बोला है दोनों मास को डबल कर दो, m1 को 2m1 कर दो और m2 को कितना कर दो, 2m2 कर दो। जरा इसको रखिए तो सही, क्या होगा, जी 2m1 और यहाँ पे 2m2 अपॉन डिस्टेंस के साथ कोई पंगा नहीं हुआ, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पुराना वाला फोर्स ही है ना। तो जो नया फोर्स है वो 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर होती है बात। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है।
तो बच्चा पार्टी 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो हालांकि मैं अपने जब नोट्स से समझा रही थी तब मैंने आपको समझा दिया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या महत्वता है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हाँ जो भी है, ठीक है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मुंह से नहीं फूटती है ना, तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े अंग्रेज हैं हम लोग, है ना, ऐसा भी नहीं है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बहुत सिंपल सा, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। भाई सन के चारों ओर जो प्लैनेट का मोशन होता है वो इसी लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर जो मून का मोशन होता है वो भी हम इसी लॉ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। समुद्र में टाइड्स का बनना, यानी कि धरती के ऊपर और चांद के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो टाइड ज्वार भाटा आती है उसका बनना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बाबा, ठीक है, ठीक है। और भाई सन और प्लेनेट के बीच का जो ये मोशन की मैं बात कर रही हूं, यहाँ पे हमारे पास अर्थ भी आ रहा है ना, अर्थ और सन के बीच में जो होल्ड है, यानी कि अर्थ जो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, मोशन में है, लेकिन जो है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये सब चीजें हम ग्रेविटेशनल लॉ से ही हम पता लगा सकते हैं, भाई ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर होती है बात, ठीक है। आ जाओ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मैंने कई बार समझाया है, किसी चीज पे तुमने फोर्स लिया, पकड़ा और उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, पकड़ा और उसको बस छोड़ दिया, तो फ्री फॉल उसी को बोला जाता है। जब तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो धरती माता तो फोर्स लगाएगी बाल को, है ना, तो धरती माता ने क्या किया, आजा बेटा नीचे आजा, है ना, ज्यादा मत उड़े, नीचे आजा। ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, कितना होगा भाई। जब मैंने बोला है कि जब भी फोर्स वाला टर्म आता है फिजिक्स में, जब भी फोर्स होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन की बात जरूर होगी। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा तो वहां पे ए ना लगेगा, वहां पे जी लगेगा, जी, स्मॉल जी, समझे जी, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज स्मॉल जी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। भाई ठीक है ना, ओके, हाँ ऑन अर्थ, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, आ जाओ धरती पे। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं। तो भैया जी, जब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में तुम कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो ना, किसी भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही होता है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। बोलो मेरे साथ, ग्रेविटी, ओके। आओ अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा, मैं तुम्हें समझा के छोड़ूंगी, मुझे इसका आंसर तुम खुद दोगे। Amit buys a few gram of gold at the poles as per the instruction of his friend. Okay, he hand over the same when he meet him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? Okay, अब हिंदी में ट्रांसलेशन सुनो। क्या बोल रहा है कि भैया अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा, कहां पर, पोल, ठीक है, पहुंच गया पोल पर, ठीक है। और उसके दोस्तों ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि भैया कुछ सोना खरीद लियो, उसने सोना खरीद लिया, कहां पर, पोल पर। अब वो जब रिटर्न हुआ, भाई अमित जी जब पोल से नीचे उतर के आ गए, भाई पोल से आ गए, और उसने ये सोना अपने फ्रेंड को दे दिया, जब उससे मिला तो उसको ये सोना दे दिया, लेकिन कहां पर मिला उससे जाके, इक्वेटर पर मिला, ठीक है। तब उसने ये सोना उसको हैंडओवर कर दिया। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, क्या उसका जो फ्रेंड है जितना सोना अमित ने खरीदा था उसके वजन से वो एग्री करेगा, यानी वो अगर कह रहा है कि भैया 10 ग्राम, मान लो समझो 10 ग्राम अमित ने अगर पोल पर गोल्ड खरीदा था, कहां पे खरीदा था, पोल पर, अब वो कहां पे आ गया, इक्वेटर पर आ गया, और इक्वेटर पर आकर उसने ये गोल्ड अपने दोस्त को दे दिया, है ना। तो क्या वो 10 ग्राम ही रहेगा, क्या उसका फ्रेंड खुश हो जाएगा इस बात से कि भैया मेरे फ्रेंड ने पूरा सोना दिया है, हाँ या ना, और नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों, है ना। वैसे हाँ तो नहीं होगा, मैं इसका एक हिंट देती हूँ, आंसर आप मुझे खुद ढूंढ के लिखना, ठीक है,
हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं लिखना तो मेरे को ऐसे ही बता देना, मैं सब सुन लूंगी। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि भैया केपलर्स लॉ पढ़ाते हुए हमने ये पढ़ाया था कि जो ये अर्थ बाबू हैं, अर्थ माता हैं, वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ, आ जाओ धरती पे। हाँ जी, ये क्या है, यहाँ पे देखो रेडियस क्या है, कम, यहाँ पे रेडियस कम और यहाँ पे रेडियस क्या है, ज्यादा, है ना, है ना। तो जी का सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, आर के साथ। अगर ये रेडियस हमारे पोल वाला कम है, इक्वेटर वाला ज्यादा है, तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और जी पे अगर फर्क पड़ गया तो ये जो फोर्स होता है यही तो एक्चुअली वेट होता है। तो अगर जी पे फर्क पड़ रहा है तो वेट पे फर्क पड़ेगा। आंसर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। कोशिश करो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। ठीक है बेटा जी, ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।